नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपनी रूल को डिटेल में समझा था। आज हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में जो 1858 से 1947 तक चला। तो देखिए 1858 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का कंट्रोल ले लिया तब शुरू हुआ क्राउन रूल का ज़माना। इस पीरियड में इंडिया के गवर्नेंस में कई मेजर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए गए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आज हम इन्हीं एक्ट्स को समझेंगे जिनके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रूल को स्ट्रॉन्ग बनाया और जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इवेंचुअली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखिए 1857 का रिवोल्ट एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो लगभग 100 साल से इंडिया पे रूल कर रही थी उसके अगेंस्ट लोगों का गुस्सा फाइनली एक्सप्लोड हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब कंपनी के हाथ में इतना बड़ा देश छोड़ना डेंजरस है। इसी वजह से आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिससे शुरू हुआ एक नया चैप्टर, क्राउन रूल इन इंडिया। इस एक्ट का सबसे पहला प्रोविजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। मतलब अब कंपनी का ना कोई पॉलिटिकल रोल रहा और ना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। 1857 के रिवोल्ट ने यह दिखाया कि कंपनी इनएफिशिएंट है और पब्लिक का ट्रस्ट लूज कर चुकी है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोविजन है इंडिया टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ क्वीन, यानी इंडिया को गवर्न किया गया अब से क्वीन के नाम से। मतलब जितने भी लॉज, ऑर्डर्स और प्रोक्लेमेशंस पास होते थे सब क्वीन विक्टोरिया के नाम पे होते थे। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया जिसमें उन्होंने इंडियंस को एश्योर किया कि अब उनके साथ जस्टिस और फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जाएगा। ये एक सिंबॉलिक स्टेप था जिससे क्राउन रूल लेजिटिमाइज हो गया। नेक्स्ट प्रोविजन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों पहले इंडिया में सबसे बड़ा पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन अब उसको रीनेम करके बनाया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यहाँ पे वाइसरॉय का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। इसका मतलब था कि जो भी इंडिया का हेड है वो अब डायरेक्टली क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिया के पहले वाइसरॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग। ये टाइटल क्राउन की ऑथोरिटी को सिंबलाइज करता था। नेक्स्ट प्रोविजन है दिस एक्ट एबोलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे दो इम्पोर्टेंट बॉडीज थी। पहला था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल दिखाता था और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के मैटर्स हैंडल करती थी। लेकिन अब उन दोनों को एबोलिश कर दिया गया क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एबोलिश किया गया था। नेक्स्ट है इट क्रिएटेड पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद इंडिया का कंट्रोल डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। अब इंडिया के अफेयर्स को देखने के लिए एक नई पोस्ट बनाई गई जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये व्यक्ति ब्रिटेन में बैठकर इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैंडल करता था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंस हो या मिलिट्री डिसीजंस। ये एक ब्रिटिश कैबिनेट लेवल मिनिस्टर थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल थे और उसके पास इंडिया के लिए फुल अथॉरिटी थी। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किसी किंग या क्वीन को डायरेक्टली जवाबदेह नहीं थे बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिसीजंस इंडिया के रिगार्डिंग लिए जाते थे उनका एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में देना पड़ता था। यानी इंडिया का कंट्रोल लंदन में था और वहाँ भी पार्लियामेंट्री सुपरविजन के थ्रू रूल चलता था। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर था क्राउन रूल का।
नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों एक इंसान के लिए इतना बड़ा देश हैंडल करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई जिसमें 15 मेंबर्स थे। ये लोग मेनली एक्स कंपनी ऑफिशियल्स होते थे जो इंडिया के अफेयर्स का एक्सपीरियंस रखते थे। उनका काम सिर्फ एडवाइस देना था, फाइनल डिसीजन का पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ही था। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और काउंसिल को मिलाकर एक लीगल कॉरपोरेट बॉडी बनाई गई जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। इस बॉडी को स्यू और भी स्यूड किया जा सकता था, मतलब अगर इंडिया के गवर्नेंस से रिलेटेड कोई मैटर आता तो इस कॉरपोरेट बॉडी को डायरेक्टली कोर्ट में बुलाया जा सकता था। तो दोस्तों इस एक्ट से हमने समझा अब से सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लंदन से होते थे और इंडिया के ऑफिशियल बस उनको इम्प्लीमेंट करते थे। ये क्राउन रूल का स्टार्ट था, लेकिन एक ऑटोक्रेटिक और सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। तो दोस्तों जब 1858 में क्राउन रूल स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझा कि अगर उन्हें इंडिया में अपना रूल स्टेबल बनाना है तो उन्हें इंडियंस को भी थोड़ा बहुत गवर्नेंस प्रोसेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी नीड के चलते 1861 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट। ये एक्ट एक सिंबॉलिक एफर्ट था इंडियंस को लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व करने का। तो चलिए इस एक्ट को समझते हैं। यहाँ पे पहला प्रोविजन है दिस एक्ट प्रोवाइड्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए ये एक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन इसलिए माना जाता है क्योंकि पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग बॉडी में जगह मिली। यहाँ पे इंडियंस को नॉमिनेशन के थ्रू लेजिस्लेटिव बॉडी में इंक्लूड किया जाता था। इसने एक फाउंडेशन बनाई जहाँ से रिप्रेजेंटेशन का आइडिया आगे इवॉल्व हुआ। नेक्स्ट है इस एक्ट के अंडर वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया गया और नॉन ऑफिशियल इंडियंस को भी उसमें जगह मिलने लगी। 1862 में कुछ इंडियंस जैसे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया गया। यहाँ पे दोस्तों समझना जरूरी है कि ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते थे। तो ऑफिशियल मेंबर्स वो होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉइज होते थे, जैसे सिविल सर्वेंट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होते और ब्रिटिश इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। जबकि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मोस्टली जमींदार्स, प्रोफेसर्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स जैसे बैकग्राउंड से आते थे। इन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता था ताकि वो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर सके, जैसे यूनिवर्सिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज या चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनके पास रियल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती थी, सिर्फ ये एडवाइस या डिस्कशन कर सकते थे। नेक्स्ट प्रोविजन है इस एक्ट ने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बल्कि प्रेसिडेंसीज जैसे बॉम्बे और मद्रास को भी लेजिस्लेटिव पावर्स दिए। इसका मतलब ये था कि अब प्रोविंसेज अपने लोकल मैटर्स के लिए लॉज बना सकते थे, यानी लेजिस्लेटिव पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। नेक्स्ट है बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज और पंजाब में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। ये शो करता है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस अब ग्रेजुअली सेंट्रलाइज से रीजनल लेवल तक जाने लगा। इसका पर्पस था कि लोकल एरियाज के लिए बेटर गवर्नेंस और लोकल वॉइसेज का इंक्लूजन हो। इससे प्रोविंसेज को भी लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी का एक छोटा सा स्कोप मिला। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म स्टार्ट किया था जिसका नाम था पोर्टफोलियो सिस्टम। इसमें काउंसिल के हर मेंबर को एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिया जाता था, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम, ईटीसी। इस एक्ट ने इस सिस्टम को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया। ये एक मॉडर्न गवर्नेंस मॉडल का स्टार्ट था जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होने लगी थी। आज भी हमारे गवर्नेंस सिस्टम में पोर्टफोलियो सिस्टम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वाइसरॉय को इस एक्ट के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी पावर दी गई जो था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अगर कभी सेंट्रल लेजिस्लेचर का सेशन ना हो तो वाइसरॉय तुरंत एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे जो 6 महीने तक वैलिड होता था।
इससे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई, मतलब वाइसरॉय बिना किसी डिस्कशन के लॉ बना सकते थे अगर ज़रूरत हो। तो दोस्तों ये एक्ट एक बिगिनिंग था जहां ब्रिटिश ने इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में जगह देनी शुरू की, लेकिन ये सिर्फ एक कंट्रोल्ड और लिमिटेड पार्टिसिपेशन था जो मेनली इलाइट क्लास तक सीमित था। आगे जाके 1892 और 1909 के एक्ट्स में इस रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा और एक्सपांड किया गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो अब समझते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। तो ये एक्ट भी एक स्टेप था इंडियंस को गवर्नेंस में इंक्लूड करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर था कि इंडियन एडुकेटेड क्लास को कुछ पॉलिटिकल स्पेस दिया जाए, लेकिन याद रखिए ये पार्टिसिपेशन भी सिर्फ नाम का था, असली पावर अभी भी ब्रिटिश के हाथ में ही थी। यहाँ पे पहला प्रोविजन कहता है कि इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल मेजोरिटी ब्रिटिश के पास ही रही। मतलब इंडियंस का प्रेजेंस तो ज़्यादा हो गया, लेकिन पावर में उनका रोल अभी भी लिमिटेड था। मतलब ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इंक्लूजन था, असली कंट्रोल क्राउन के लोगों के पास था। हमने दोस्तों ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते हैं उसको हमने पिछले स्लाइड में समझा था। ब्रिटिश ने हमेशा ऑफिशियल मेजोरिटी बनाई रखी ताकि उनका कंट्रोल काउंसिल के डिसीजंस पर बना रहे। इंडियंस के पास सिर्फ एडवाइजरी रोल था, वोटिंग पावर नहीं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चेंज ये था कि अब मेंबर्स को बजट पर डिस्कशन करने का राइट मिला और क्वेश्चंस पूछने की परमिशन भी, लेकिन उन्हें वोट करने का राइट नहीं दिया गया। मतलब आप बोल तो सकते हैं लेकिन फैसला नहीं ले सकते। इससे पार्टिसिपेशन का इल्यूजन क्रिएट किया गया, पर एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास रहा। नेक्स्ट है, इस एक्ट के अंडर मेंबर्स का सिलेक्शन नॉमिनेशन के थ्रू होता था। सेंट्रल काउंसिल के लिए वाइसरॉय नॉमिनेट करते थे और प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए गवर्नर। डायरेक्ट इलेक्शन अभी भी नहीं हुए थे, सब कुछ ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था। नेक्स्ट है, नॉमिनेशन के लिए अलग अलग ग्रुप्स का यूज किया जाता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इससे थोड़ा डाइवर्सिटी लाने की कोशिश हुई, लेकिन ये मेंबर रिकमेंडेशन बेस्ड थे, नॉट इलेक्टेड। यानी रिप्रेजेंटेशन तो था लेकिन ऑथोरिटी नहीं। इस एक्ट का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि इस एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं था। इस एक्ट के टेक्स्ट में कहीं भी इलेक्शन शब्द का यूज नहीं किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जानबूझकर इंडियंस को इलेक्शन का टेस्ट नहीं दिया ताकि पॉलिटिकल जागरूकता स्लोली हो। तो दोस्तों इस एक्ट से हमने समझा रियल पावर अभी भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास थी, इंडियंस का रोल सिर्फ डिस्कशन और क्वेश्चंस तक सीमित था। इसलिए इस एक्ट को हम डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में। तो देखिए, इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि ये रिफॉर्म सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मोर्ले और वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो के इनिशिएटिव पर लाया गया था। यहाँ पे पहला प्रोविजन है, इस एक्ट के तहत सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का नंबर 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, जबकि प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी नंबर इंक्रीज हुआ, पर हर प्रोविंस के लिए अलग अलग फिगर फिक्स किया गया। इस प्रोविजन का मकसद था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इल्यूजन क्रिएट करना, जिसमें लगता था कि इंडियंस का रोल बढ़ गया है, लेकिन रियल पावर अभी भी ब्रिटिश के पास ही थी। यहाँ पे दोस्तों सेंट्रल लेवल पर अब भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मेजोरिटी मेंटेन रखा गया, जिससे पॉलिसी मेकिंग में उनका फुल कंट्रोल बना रहे। लेकिन प्रोविंसेज में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मेजोरिटी अलाउ किया गया ताकि लोगों को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है। ये एक कैलकुलेटेड बैलेंस था जिसमें सेंट्रल पावर सेफ थी और प्रोविंसेज में थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया गया। नेक्स्ट है, काउंसिल मेंबर्स को कुछ नए पावर्स दिए गए, जैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना, बजट पर डिस्कशन करना और रेजोल्यूशन मूव करना।
1892 के एक्ट में हमने देखा था कि मेंबर सिर्फ बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन वोट करने का या बजट को इन्फ्लुएंस करने का कोई रियल पावर नहीं था। उन्हें क्वेश्चंस पूछने की परमिशन नहीं थी और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं थे। लेकिन इस एक्ट में कुछ प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स किए गए। मेंबर्स को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार मिला जो पहले अलाउड नहीं था। वो रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे पब्लिक मैटर्स पर, जो एक न्यू टूल ऑफ एक्सप्रेशन था। बजट के ऊपर डिस्कशंस ज़्यादा डिटेल्ड होने लगे, लेकिन स्टिल वोट करने का राइट नहीं मिला, यानी फाइनल कंट्रोल अभी भी एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही था। इस बार ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स के बीच डिबेट्स और क्रिटिसिज्म ओपनली होने लगे, स्पेशली प्रोविंशियल लेवल पर। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1892 सिर्फ डिस्कशन लेवल तक था, जबकि 1909 में डिबेट प्लस लिमिटेड एक्सप्रेशन प्लस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जैसे टूल्स ऐड हुए। नेक्स्ट है, इस एक्ट से पहली बार एक इंडियन को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको लो मेंबर बनाया गया। ये जेस्चर ये दिखाने के लिए था कि ब्रिटिश अब इंडियंस को हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए तैयार है, लेकिन ये एक टोकन रिप्रेजेंटेशन था। रियल पावर अभी भी ब्रिटिश के हाथ में ही थी। इस एक्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इंट्रोडक्शन। इसके तहत मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। इससे रिलीजियस आइडेंटिटी को पॉलिटिक्स में ऑफिशियली बेस बना दिया गया। ये कम्युनल लाइन पर वोटिंग का फर्स्ट लीगल स्टेप था, जिसका आगे जाके देश के टुकड़े होने में भी रोल रहा। इसी वजह से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि और भी ग्रुप्स को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जैसे प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार्स और यूनिवर्सिटीज। मतलब सोसाइटी को रिलीजियन के अलावा क्लास और प्रोफेशन के बेसिस पर भी डिवाइड किया गया। तो दोस्तों, इस एक्ट से एक तरफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इल्यूजन क्रिएट किया गया और दूसरी तरफ कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लीगल स्ट्रक्चर दिया गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। तो दोस्तों, अब समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। तो देखिए, 1909 के रिफॉर्म्स के बाद इंडियंस की डिमांड और तेज हो गई थी और वो चाहते थे रियल सेल्फ गवर्नमेंट। इस प्रेशर के रेस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन इशू किया था 1917 में, जिसे ऑगस्ट डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश का अल्टीमेट एम है इंडिया को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना। इसी डिक्लेरेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए 1919 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोंटेगू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और चेम्सफोर्ड उस समय इंडिया के वाइसरॉय थे। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। इस एक्ट का सबसे पहला और रेवोल्यूशनरी फीचर था डायरकी का इंट्रोडक्शन प्रोविंसेज में। डायरकी का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट, एक ही प्रोविंस में दो ऑथोरिटीज। इसके तहत सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ जैसे काम इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए गए, जिनके ऊपर इलेक्टेड लेजिस्लेचर का कंट्रोल था। जबकि रिजर्व सब्जेक्ट्स में थे पुलिस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स, जिसे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में ही रखा गया। इससे इंडियंस को थोड़ा पार्टिसिपेशन मिला, लेकिन रियल पावर ब्रिटिश के पास ही रही। नेक्स्ट है, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन एंड बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू पहली बार इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए। लोग अब कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते थे। ये एक नया स्टेप था डेमोक्रेटिक डायरेक्शन में। साथ ही सेंट्रल लेजिस्लेचर में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। ये दोनों बॉडीज बनाई गई ताकि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप हो सके। नेक्स्ट प्रोविजन है 3 of 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स टू बी इंडियंस। तो देखिए, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स होते थे।
इस एक्ट के बाद इनमें से 3 इंडियंस अपॉइंट किए गए। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था कि इंडियंस को टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में भी शामिल किया जा रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कमांडर इन चीफ के अलावा बाकी पोस्ट में इंडियंस की एंट्री अलाउ की गई, लेकिन ये अथॉरिटी लिमिटेड थी। रियल डिसीजंस फिर भी ब्रिटिश ही लेते थे। नेक्स्ट है इट एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट्स टू सिख्स, एंग्लो इंडियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस। तो दोस्तों 1909 में मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किए गए थे उनको 1919 में और एक्सपांड कर दिया गया। अब सिख, एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए। इसका मतलब था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब और ज़्यादा डीप हो गई थी। रिलीजियस लाइंस पे रिप्रेजेंटेशन देकर यूनिटी कमजोर की गई। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी एक्सटेंडेड टू ए लिमिटेड नंबर। तो दोस्तों वोटिंग राइट्स यानी फ्रेंचाइजी का स्कोप इस एक्ट में थोड़ा ब्रॉडन किया गया, लेकिन अभी भी रेस्ट्रिक्टेड था। सिर्फ वही इंडियंस वोट कर सकते थे जो प्रॉपर्टी होल्डर हो, टैक्स पेयर हो या फिर स्पेसिफिक लेवल तक एडुकेटेड हो। इसका मतलब ये था कि आम जनता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी वोट नहीं कर सकते थे, यानी डेमोक्रेसी का बेस बहुत ही नैरो था। नेक्स्ट है इट क्रिएटेड हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। तो दोस्तों इस एक्ट के अंडर ब्रिटेन में एक नई पोस्ट बनाई गई जो था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ये व्यक्ति लंदन में इंडिया का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता था। इसका काम होता था ट्रेड, फाइनेंस और कम्युनिकेशन मैटर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ संपर्क और कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना। एक तरह से ये पोस्ट ब्रिटिश इंडिया का एम्बेसडर था ब्रिटेन में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविजन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोविजन है इट सेट अप ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस एक्ट ने प्रोवाइड किया कि एक बॉडी बनेगी जो सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट हैंडल करेगी। इसी बेस पर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। यही आगे चलकर बन गया यूपीएससी, जिसके थ्रू आज भी आईएएस और आईपीएस जैसे ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं। इस एक्ट ने सिविल सर्विसेज को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने की डायरेक्शन में कदम रखा। नेक्स्ट है दिस एक्ट सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट्स। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट्स को अलग अलग कर दिया गया। यानी पहली बार प्रोविंसेस को अपने खुद का बजट मैनेज करने की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन ये ऑटोनॉमी लिमिटेड थी क्योंकि रियल फिस्कल कंट्रोल ब्रिटिश के पास ही था। नेक्स्ट है प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी इस एक्ट में एक स्टेप लिया गया था। 1920 में बनाई गई चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहते हैं, ये एक कंसल्टेटिव बॉडी थी जहां प्रिंसली रूलर्स अपने म्यूचुअल इशूज डिस्कस कर सकते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते थे। लेकिन ये बॉडी प्योरली एडवाइजरी थी, रियल पावर इनके पास नहीं थी। अब समझते हैं इस एक्ट की एक लिमिटेशन की। तो देखिए इस एक्ट ने इंडियंस को फुल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दिया। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे जिसमें इंडियंस को लिमिटेड और सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन मिला। नेक्स्ट है इस एक्ट में एक क्लोज था कि 10 साल बाद इस एक्ट की वर्किंग को रिव्यू किया जाएगा। इसी क्लोज के बेस पर 1927 में आई साइमन कमीशन, जिसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो चलिए अब समझते हैं साइमन कमीशन को। तो दोस्तों अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो देखिए 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। इसमें सभी मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसी वजह से इंडियंस ने इसे बॉयकॉट कर दिया और स्लोगन दिया गया साइमन गो बैक। अब समझते हैं इस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे। तो सबसे पहले इसने डायरकी एबॉलिश करने की बात कही थी, मतलब जो डुअल रूल सिस्टम था उसको खत्म करने की रिकमेंडेशन दी गई। नेक्स्ट है इस कमीशन ने सजेस्ट किया प्रोविंसेज में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जिसमें इंडियंस को ज़्यादा पावर मिले और उन्हें अपने अफेयर्स चलाने का हक हो। नेक्स्ट है इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनानी चाहिए जिसमें प्रोविंसेज और प्रिंसली स्टेट्स दोनों शामिल हो, मतलब एक यूनाइटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी था कि इस कमीशन ने कम्युनल इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू करने की बात कही।
यानी अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग इलेक्टोरेट सिस्टम बनाए रखना। तो दोस्तों, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस ने इंडिया की पॉलिटिक्स को एक नए फेज में ला दिया। इसी ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज का रास्ता खोला, जहां इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मिलकर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर बात की। और फाइनली इन्हीं डिस्कशंस और रिकमेंडेशन का नतीजा था एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फाउंडेशन बना। तो ये था साइमन कमीशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब समझते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक क्रूशियल पार्ट है, और वो था कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं ये क्या था। तो देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया था। इसके अंडर डिप्रेस क्लासेज, जिन्हें आज हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। यानी वो अपने अलग वोटर्स के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते। लेकिन इस स्टेप का गांधी जी ने तीखा विरोध किया। उनका मानना था कि हिंदू समाज अलग अलग इलेक्टोरेट से वोट डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रोटेस्ट के तौर पर गांधी जी ने यरबदा जेल में एक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट अनटू डेथ। मतलब जब तक ब्रिटिश ये फैसला वापस नहीं लेते तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे, चाहे जान चली जाए। इस पॉलिटिकल क्राइसिस का सॉल्यूशन निकला पूना पैक्ट के फॉर्म में। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें डिसाइड हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दिया जाएगा। उसकी जगह एससीज को ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर रिजर्व सीट्स मिलेगी। मतलब वोट सभी करेंगे, पर कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह कम्युनल अवार्ड और उसके बाद पूना पैक्ट ने हमें दिखाया कि ब्रिटिश पॉलिसीज एक तरफ कम्युनिटीज को डिवाइड कर रही थी, और दूसरी तरफ इंडियन लीडरशिप यूनिटी और रिप्रेजेंटेशन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। दोनों इवेंट्स ने मिलकर 1935 के एक्ट और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। तो दोस्तों, ये एक्ट इतना बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव था कि इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स इंक्लूडेड थे। इसी वजह से इसे मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फेडरेशन के प्रपोजल की। तो फेडरेशन का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जहाँ पावर 2 लेवल्स में डिवाइड होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दोनों लेवल्स के पास अपने अपने डिफाइंड पावर होते हैं और दोनों एक दूसरे के अंडर नहीं होते। यानी ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर शेयरिंग होती है, जिससे बैलेंस मेंटेन रहे। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रपोजल दिया था। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्रिटिश प्रोविंसेज ऑटोमेटिकली फेडरेशन का पार्ट बनते, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के लिए ज्वाइन करना ऑप्शनल रखा गया था। यहाँ पर ही दिक्कत आई, क्योंकि ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसी वजह से फेडरेशन का डिजाइन तो पेपर पर तैयार हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये सिस्टम कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन ये आइडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे चलकर इंडिपेंडेंट इंडिया में फेडरेशन सिस्टम का बेस इसी एक्ट से इंस्पायर हुआ। नेक्स्ट प्रोविजन है दिस एक्ट डिवाइडेड पावर्स इनटू 3 लिस्ट। तो दोस्तों, इस एक्ट का कोर फीचर था पावर्स का डिवीजन। पहली बार क्लियर तरीके से सब्जेक्ट्स को 3 अलग लिस्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ पे पहला था फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे। ये वो मैटर्स थे जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, एटीसी। नेक्स्ट है प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें 54 सब्जेक्ट्स थे। ये सब्जेक्ट सिर्फ प्रोविंसेज के अंडर आते थे, जैसे पुलिस, एडुकेशन, हेल्थ, ईटीसी। यहाँ पे नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 36 सब्जेक्ट्स थे। ये वो एरियाज थे जहाँ सेंटर और प्रोविंस दोनों लॉ बना सकते थे, जैसे क्रिमिनल लॉ, मैरिज, ट्रेड यूनियन, सीटीसी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स इस लिस्ट पे नहीं थे उन्हें रेसिडुअरी पावर्स कहा गया, और वो गवर्नर जनरल के पास रखे गए। ये एक ऐसा प्रोविजन था जो ब्रिटिश कंट्रोल मेंटेन करने का टूल था।
नेक्स्ट है दिस एक्ट एबोलिश डायरकी इन प्रोविंसेज एंड गेव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो दोस्तों इस एक्ट ने प्रोविंसेज में एक बड़ा चेंज किया और वो था डायरकी को एबोलिश करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स इंडियन के पास थे और कुछ सब्जेक्ट ब्रिटिशर्स के पास, लेकिन इस एक्ट ने इसे खत्म करके प्रोविंसेज को फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। मतलब अब से प्रोविंसेज अपने लोकल अफेयर्स पर इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते थे। नेक्स्ट है इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंटर। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रोविंसेज में डायरकी एबोलिश की गई तब सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। यहाँ पे सेंटर के सब्जेक्ट्स भी रिजर्व और ट्रांसफर में डिवाइड करने का प्रपोजल था, लेकिन यह सिस्टम कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि फेडरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारे प्रोविजंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविजन पे। इस एक्ट का नया फीचर था बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेज। पहले बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिर्फ सेंटर में था, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू 6 प्रोविंसेज में भी बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 6 प्रोविंसेज थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेज, बिहार और आसाम। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी की। तो इस एक्ट ने वोटिंग राइट्स एक्सपांड किया, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अभी भी नहीं था। अब लगभग 14% पॉपुलेशन को फ्रेंचाइजी दिया गया। मतलब अब पहले से ज़्यादा इंडियंस वोट कर पाते थे, लेकिन अब भी मेजोरिटी पॉपुलेशन एक्सक्लूड थी। इस एक्ट ने रिजर्व सीट्स का सिस्टम भी कंटिन्यू रखा, लेकिन अब इसका स्कोप और एक्सपांड किया गया। शेड्यूल कास्ट के अलावा वोमेन, लेबरर्स और कुछ अदर ग्रुप्स के लिए भी सीट्स रिजर्व कर दी गई थी। ये स्टेप एक तरफ सोशल जस्टिस की तरफ इनिशिएटिव था, लेकिन दूसरी तरफ कम्युनल डिवीजन भी डीपेन हो गई। नेक्स्ट है इट एबोलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए 1858 से जो काउंसिल ऑफ इंडिया चल रही थी, यानी जो ब्रिटिश क्राउन को इंडिया के मामले में एडवाइस करती थी, उसे एबोलिश कर दिया गया। इससे ये मैसेज गया कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया के इंटरनल मैटर से हट रही है, एटलीस्ट ऑन पेपर। नेक्स्ट है इस एक्ट ने कई नए परमानेंट इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गए। जैसे 1937 में फेडरल कोर्ट, ये इंडिया का पहला सुप्रीम लेवल कोर्ट था। नेक्स्ट है फेडरल रेलवे अथॉरिटी, जो रेलवेज का एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम था। नेक्स्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आज का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कंपेयर किया जा सकता है। ये अथॉरिटी फाइनेंशियल ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता था। नेक्स्ट है 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बनाया गया था करेंसी और क्रेडिट कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो इस एक्ट से सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए। नेक्स्ट है इस एक्ट के थ्रू बर्मा, यानी आज के म्यांमार को इंडिया से कम्प्लीटली सेपरेट कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया गया। पहले यह ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, लेकिन अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली लंदन से होने लगा। नेक्स्ट है इस एक्ट से नए प्रोविंसेज क्रिएट किए गए। उड़ीसा और सिंध को अलग अलग प्रोविंसेज बनाया गया ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर हैंडल किया जा सके। और फाइनली इस एक्ट ने माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए, मतलब उनकी रिप्रेजेंटेशन और राइट्स को इंश्योर करने की बात की गई, जिससे कम्युनल हार्मोनी मेंटेन रहे। तो दोस्तों अगर आप क्लियरली देखेंगे तो इस एक्ट के काफ़ी सारे फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली अडॉप्ट किए गए, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर इन 3 लिस्ट, बाइकैमरलिज्म, पीएससीज, आरबीआई और ऑडिटर जनरल। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम एक डायरेक्ट लिंक के रूप में देखते हैं बिटवीन ब्रिटिश रूल एंड आवर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक डिटेल ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं उस हिस्टोरिक एक्ट पर जिसके बिना इंडिया की आज़ादी की कहानी अधूरी है, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट माउंटबेटन प्लेन पर बेस्ड था। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि इस एक्ट ने ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया।
और उसके साथ ही भारत के दो नए डोमिनेंस क्रिएट किए गए, इंडिया और पाकिस्तान। मतलब अब ब्रिटिश राज खत्म और देश ऑफिशियली फ्री हो गया। इस एक्ट के अंडर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी लैप्स हो गई। मतलब जो प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे वो अब फ्री हो गए। उनके पास ऑप्शन था कि वो इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन सरदार पटेल और बीपी मेनन के एफर्ट से उनमें से मैक्सिमम स्टेट्स इंडिया में इंटीग्रेट हो गए। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फीचर था कि दोनों नए डोमिनियंस को फुल लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी दी गई। मतलब अब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज और लेजिस्लेचर अपने देश के लिए इंडिपेंडेंटली कानून बना सकते थे बिना ब्रिटिश अप्रूवल के। इस एक्ट ने वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रोल एबोलिश कर दिए। मतलब अब इंडिया में कोई ऐसा पोस्ट नहीं था जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता हो। साथ ही इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को फुल लॉ मेकिंग पावर दे दी। इसी से हमें 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करने का बेस मिला। यहाँ पे सबसे हिस्टोरिक बात यह है कि ये एक 15 अगस्त 1947 को इफेक्ट में आया। इसी दिन हमने अपना तिरंगा लहराया और भारत ने अपनी आज़ादी सेलिब्रेट की। और याद रखिए, इसके बाद इंडिया में किसी भी तरह का ब्रिटिश कंट्रोल नहीं बचा। हम एक सोवरेन और इंडिपेंडेंट नेशन बन गए। तो दोस्तों, ये था ब्रिटिश क्राउन रूल का सफ़र जो 1858 में शुरू हुआ और 1947 में ख़त्म। इस पूरे पीरियड में ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया पर डायरेक्ट कंट्रोल बनाए रखा, कई रिफॉर्म्स लाए, कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, लेकिन साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक ड्रेन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कंटिन्यू रहा। लेकिन इसी क्राउन रूल के अगेंस्ट देश के कोने कोने में फ्रीडम स्ट्रगल की आग भड़कती रही, जिसमें हर क्लास और हर कम्युनिटी ने अपना योगदान दिया। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपनी आज़ादी पाई और ब्रिटिश क्राउन का रूल खत्म हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।